गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर यानी कि इंटीग्रेटेड फर्स्ट ईयर के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा दोनों क्लासों के लिए कॉमन टॉपिक चल रहा है कोलाइडी स्टेट्स, जिसके अंदर हमने पार्ट नंबर 5 तक कर लिया था। आज हम पार्ट नंबर 6 की बात करेंगे। हम कर रहे थे कोलाइडी सॉल्यूशन के गुण या कोलाइडी विलयन के गुणों की बात कर रहे थे। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा था कोलाइडी विलयनों के गुण, कोलाइडी विलयनों के गुण, जिसमें हमारी कुछ चर्चा हो गई थी, जिसके अंदर हमने बात की थी भौतिक गुणों की। भौतिक गुण हमारे कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद में हमने बात की अणुसंख्यक गुणों की, अणुसंख्यक गुण। और उसके बाद में हमने बात की थी प्रकाशीय गुण की, प्रकाशीय गुण। और उसके बाद में हमने बात की थी गतिज गुण की, कि गति से संबंधित कोई गुण है। इतने गुण हमने कर लिए थे कोलाइडी विलयन के, इतनी चर्चा हो गई थी हमारी। उसके बाद में वैद्युत गुण की बात करते हैं। वैद्युत गुण यानी कि जो कोलाइडी विलयन होता है, विद्युतीय गुण से मतलब विद्युतीय आवेश युक्त होते हैं क्या, उनके अंदर आवेश पाए जाते हैं, धनात्मक या ऋणात्मक आवेश, या फिर वो विद्युत उदासीन होते हैं। तो कोलाइडी विलयनों पर आवेश, कोलाइडी विलयनों पर आवेश, विलयनों पर आवेश। तो कोलाइडी विलयन जो होते हैं वो विद्युतीय आवेश युक्त होते हैं, जो अपने नंबर 1 गुण के अंदर जो कोलाइडी विलयन होते हैं, कोलाइडी विलयन विद्युतीय आवेश युक्त होते हैं, विद्युतीय आवेश युक्त होते हैं, यानी कि उनके अंदर आवेश पाया जाता है। या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं कि कोलाइडी विलयन में धनात्मक आवेश व ऋणात्मक आवेश भी पाया जाता है, ऋणात्मक आवेश पाया जाता है, तभी वो विद्युतीय आवेश युक्त होते हैं। यानी कि कोलाइडी विलयन विद्युतीय आवेश युक्त होते हैं, इसलिए विद्युत गुण को शो करते हैं। या फिर कई बार क्या होता है कि अगर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश जो होते हैं वो बराबर हो जाते हैं, तो बराबर हो जाते हैं, उस कंडीशन में जो कोलाइडी विलयन है वो विद्युत उदासीन भी हो जाता है। कई बार ऐसी कंडीशन नहीं है कि मतलब हमेशा ही वो आवेश युक्त रहे, उदासीन भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि कोलाइडी विलयन जो होते हैं वो विद्युतीय गुण को शो करते हैं। कोलाइडी विलयनों पर आवेश होता है वो विद्युतीय आवेश युक्त होते हैं, उन पर धनात्मक ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। लेकिन कई बार अगर विलयन के अंदर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश अगर बराबर हो जाता है तो कोलाइडी विलयन उदासीन भी हो सकता है। अब हमने ये तो कहा कि कोलाइडी विलयन जो होता है वो आवेश युक्त होता है, वैद्युत गुण को शो करता है। लेकिन कोलाइडी विलयन के अंदर ये आवेश आते कहाँ हैं, आते कहाँ से हैं, या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं कि कोलाइडी विलयन के अंदर जो आवेश है वो उत्पन्न कैसे होते हैं। हमने सबसे पहले जब कोलाइडी विलयन बनाने की बात की थी, हमने जो प्रक्षेपण विधियों की बात की, संघनन विधियों की बात की, हमने जब कोलाइडी विलयन बनाया तो ज़्यादातर आवेश जो होते हैं कोलाइडी विलयन हम बनाते हैं तब उस कंडीशन में उत्पन्न होते हैं। तो इसके अंदर जो अपने ऐसे कह सकते हैं कि कोलाइडी विलयनों पर उत्पन्न आवेश, कोलाइडी विलयनों पर उत्पन्न आवेश के कारण
आवेश के कारण, यानी कि जो कोलाइडी विलयनों पर उत्पन्न जो आवेश उत्पन्न हुआ है उसके क्या कारण है, मतलब किस कारण से वो आवेश उत्पन्न हुआ है। पहला तो हमने प्रक्षेपण विधियों की बात की थी। प्रक्षेपण विधियों में सबसे पहले हमने यांत्रिक प्रक्षेपण की बात की। यांत्रिक प्रक्षेपण किया था जिसके अंदर हमने क्या काम में ली थी, एक यांत्रिक चक्की काम में ली थी। हमने यांत्रिक चक्की काम में ली थी। उसके अंदर हमने क्या किया था, कोलाइडी विलयनों को उस चक्की में से गुजारा था। दो पार्ट थे, एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन कर रहे थे। जब हम कोलाइडी विलयन बनाते हैं, उस चक्की के अंदर कोलाइडी पदार्थों को डालते हैं छोटे कणों में परिवर्तित करने के लिए, या फिर उन बड़े कणों से कोलाइडी कण बनाने के लिए यांत्रिक चक्की में जब घुमाया जाता है तो उस कंडीशन में भी आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो आवेश किस किस कंडीशन में उत्पन्न होता है, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि यांत्रिक प्रक्षेपण विधि के अंदर यांत्रिक चक्की होती है, उसमें हम कोलाइडी कण बनाने के लिए बड़े कणों को उस चक्की के अंदर पीसकर बारीक चूर्ण में बदलते हैं ताकि हम कोलाइडी सॉल्यूशन बना सके। उस कंडीशन में आवेश उत्पन्न हो जाता है। दूसरा, हमने एक विद्युत प्रक्षेपण विधि भी काम में ली थी। विद्युत प्रक्षेपण विधि भी काम में ली थी। विद्युत प्रक्षेपण मतलब विद्युत आर्क विधि। उसके अंदर हमने कोलाइडी सॉल्यूशन बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रोड लगाए थे। आर्क उत्पन्न होने की वजह से कोलाइडी विलयन बनता है। तो उस विधि के अंदर उस कंडीशन में भी आवेश उत्पन्न हो सकता है। उस कंडीशन में भी आवेश उत्पन्न हो सकता है। तीसरा, मान लो कोलाइडी विलयन के अंदर आयन जो होते हैं, आयन का अधिमान्य अधिशोषण हो जाए। तीसरा, अधिमान्य अधिशोषण पर, अधिमान्य अधिशोषण से भी क्या हो सकता है, आवेश उत्पन्न हो सकता है। अधिमान्य अधिशोषण से भी आवेश उत्पन्न हो सकता है। जो अधिमान्य अधिशोषण है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास गर्म जल है मान लो, और गर्म जल के अंदर हम क्या करें, प्लस FeCl3 का जो सॉल्यूशन है उसको बूंद बूंद करके गिराएं। तो बूंद बूंद करके गिराएंगे ना, तो हमें यहाँ पर जो कंडीशन प्राप्त होगी वो अधिमान्य अधिशोषण की प्राप्त होगी। और अधिमान्य अधिशोषण की वजह से भी क्या होता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। तीसरा कारण आवेश उत्पन्न होने का, अधिमान्य अधिशोषण की वजह से भी आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो FeOH थ्राइस और Fe+3 इस फॉर्म में उपस्थित हो जाते हैं तो आवेश उत्पन्न हो गया ना। तो देखिए, ये कोलाइडी विलयनों के गुणों के अंदर वैद्युत गुण की बात करी थी कि कोलाइडी विलयन जो होते हैं वो विद्युतीय आवेश युक्त होते हैं। उनके अंदर धनात्मक ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। कई बार धनात्मक ऋणात्मक आवेश बराबर हो जाता है तो वो विलयन, कोलाइडी विलयन उदासीन भी बन जाता है। कोलाइडी विलयन पर उत्पन्न आवेश के कारण, यानी कि वो आवेश किस किस कारण से उत्पन्न हो सकता है। एक तो हमने यांत्रिक प्रक्षेपण, यांत्रिक चक्की को काम में लिया था जब कोलाइडी विलयन बनाए थे। तो उस कंडीशन में भी उस चक्की के अंदर जब बड़े कणों को बारीक कणों में बदला जाता है तो उस कंडीशन में भी आवेश उत्पन्न हो जाता है। एक विद्युत प्रक्षेपण या ब्रेडिंग आर्क विधि हमने काम में ली थी, उससे भी हमने कोलाइडी सॉल्यूशन बनाए थे तो उससे भी आवेश उत्पन्न हो सकता है। और तीसरा कारण होता है अधिमान्य अधिशोषण से भी आवेश उत्पन्न हो सकता है। तो ये थे वैद्युत गुण। वैद्युत गुण कंप्लीट हो गई। उसके बाद में लास्ट इसका एक कैरेक्टर बचा है वैद्युत गुण के बाद में, वैद्युत कण संचलन। वैसे एक टॉपिक ही मानो, काफ़ी बढ़िया टॉपिक है वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन वैसे तो ये कोलाइडी विलयनों के गुणों के अंदर भी आता है।
या फिर हम अलग से भी पढ़ सकते हैं, और इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। विद्युत कण संचलन के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी कोलाइडी विलयन लेते हैं, वो धनावेशित है या ऋणावेशित है, उसका पता लगाया जा सकता है विद्युत क्षेत्र को प्रभावित करवा करके। तो हम इसके अंदर एक 2 डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से समझेंगे हम इस चीज़ को। दो इलेक्ट्रोड लगा दिए हमने, एक एनोड एक कैथोड, और यहाँ पर इसके अंदर ये तो जल है और ये क्या है, AS2S3 का कोलाइडी सॉल्यूशन, ठीक है। फिर उसके बाद में अपने क्या करते हैं, इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे। ये डायग्राम और बना लेते हैं। पहली बात तो विद्युत कण संचलन क्या होता है, जो हमारे पास कोलाइडी सॉल्यूशन के जो कण होते हैं वो किस इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करते हैं। अगर विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो वो किस इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करते हैं, वो विद्युत कण संचलन होता है। जैसे हमारे पास में AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड का हमारे पास में क्या है, कोलाइडी सॉल्यूशन है। हम ये ले रहे हैं विद्युत कण संचलन युक्त जो उपकरण है, उसके अंदर एनोड और कैथोड लगा रखा है। एनोड पॉजिटिव की तरह, कैथोड नेगेटिव की तरह काम करता है, और जल और यहाँ पर आर्सेनिक सल्फाइड है। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करवाई जाती है तो जो आर्सेनिक सल्फाइड के जो कण होते हैं वो यहाँ तक ऊपर तक आ जाते हैं। AS2S3 के जो कण हैं वो ऊपर तक आ जाते हैं, यानी कि वो किस की तरफ आए हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरफ आए हैं। और हमेशा ही जो कोलाइडी विलयन जो होते हैं वो हमेशा ही विपरीत आवेश की तरफ गमन करेंगे, तभी इसका नाम है विद्युत कण संचलन। तो कहने का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ आकर्षित होकर आए हैं मान लो, तो कौन से कण है, ऋणावेशित, यानी कि AS2S3 के जो कण हैं वो ऋणावेशित हैं, तभी धनात्मक आवेश की तरफ आए। तो विद्युत कण संचलन के द्वारा हम किसी भी कोलाइडी विलयन के जो कण होते हैं उनका पता लगा सकते हैं हम कि वो धनावेशित टाइप के हैं या ऋणावेशित टाइप के हैं। तो ये था विद्युत कण संचलन। इसके साथ ही हमारे कोलाइडी विलयनों के गुण समाप्त होते हैं। उसके बाद में हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे। इसी चैप्टर के अंदर कोलाइडी सॉल्यूशन के अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा उसकी बात करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कंदन। आपने 12th क्लास में पढ़ा भी होगा स्कंदन, या इसको बोला जा सकता है अवक्षेपण। स्कंदन या अवक्षेपण या बोलते हैं प्रेसिपिटेट,
पीपीटी जिसको बोलते हैं, आपने लैब में प्रयोग भी किए होंगे कि जब हम टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास कोई पदार्थ नीचे बिल्कुल टेस्ट ट्यूब में नीचे ठोस अवस्था में इकट्ठा हुआ मिलता है, तो यानी कि वो पीपीटी होती है, यानी कि उस पदार्थ का क्या हो चुका है, स्कंदन या अवक्षेपण हो चुका है। तो कहने का मतलब है हमें कोलाइडी कण जो होते हैं वो आवेशित युक्त होते हैं, उनका स्कंदन किस प्रकार करते हैं या किसी भी सॉल्यूशन का स्कंदन किस प्रकार हो सकता है। तो हम हमारा टॉपिक पढ़ रहे हैं कोलाइडी स्टेट्स, तो हम यहाँ पर कोलाइडी सॉल्यूशन के स्कंदन या अवक्षेपण से संबंधित बात करेंगे। तो टॉपिक है स्कंदन या अवक्षेपण। इसके अंदर क्या होता है, जो कोलाइडी कण होते हैं वो आवेशित होते हैं, यानी कि आवेश युक्त होते हैं या विद्युतीय आवेश युक्त हो सकते हैं। ऐसे कह सकते हैं अगर कोलाइडी कणों का आवेश हटा दिया जाए तो वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे और छोटे छोटे कण इकट्ठे होकर के एक बड़े कण का निर्माण कर सकते हैं, या सारे कण एक जगह झुंड के रूप में इकट्ठे हो सकते हैं। उसी प्रक्रिया को बोला जाएगा स्कंदन या अवक्षेपण, स्कंदन या अवक्षेपण। फिर उसके बाद में स्कंदन या अवक्षेपण करने की विधियाँ, स्कंदन या अवक्षेपण किस प्रकार करवा सकते हैं, कई विधियाँ स्कंदन या अवक्षेपण करने की विधियाँ कह सकते हैं, या करने के तरीके, या फिर स्कंदन या अवक्षेपण हम किस किस प्रकार करवा सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो एक बार देखिए स्कंदन या अवक्षेपण क्या होता है। हमारे पास कोलाइडी कण होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, उन पर आवेश होता है, आवेशित कण होते हैं। अगर उनका आवेश हटा दिया जाए तो वो छोटे छोटे कण एक जगह पर एकत्रित हो जाएंगे या इकट्ठे हो जाएंगे, या झुंड के रूप में इकट्ठे हो जाएंगे, या छोटे कण मिलकर बड़े कण का निर्माण कर देंगे। कहने का मतलब वो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, तो उसको बोला जाएगा स्कंदन या अवक्षेपण। वैसे भी हम प्रैक्टिकल करते हैं तो टेस्ट ट्यूब के अंदर जब प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है तो उसको पीपीटी बोला जाता है। इसका मतलब वहाँ पर उस सॉल्यूशन का क्या हो चुका है, स्कंदन या अवक्षेपण हो चुका है। ठीक है, तो करने का तरीका हम किस किस प्रकार कर सकते हैं। पहला तो विद्युत कण संचलन द्वारा, विद्युत कण संचलन द्वारा, विद्युत कण संचलन द्वारा। अभी हम जो मेथड करके आए हैं, हमने ये बात की थी S2S3 के कणों की बात की थी, विद्युत कण संचलन। हम इन कणों का पता लगा सकते हैं कि वो धनावेशित हैं या ऋणावेशित विद्युत कण संचलन के द्वारा, लेकिन हम विद्युत कण संचलन के द्वारा किसी भी कोलाइडी सॉल्यूशन का स्कंदन भी कर सकते हैं या अवक्षेपण भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो आवेश है उसके विपरीत आवेश के कण जाएंगे, लगातार विद्युत कण संचलन करवाते जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, वो कण उस स्थान पर एकत्रित हो जाएंगे, सारे कण उस स्थान पर एकत्रित हो जाएंगे। इसलिए हम उस कोलाइडी विलयन का स्कंदन या अवक्षेपण कर सकते हैं विद्युत कण संचलन के द्वारा। दूसरी विधि आती है अपोहन द्वारा, अपोहन द्वारा। अपोहन द्वारा हमने अपोहन जो हमने विधियाँ की है उन्हीं को ही रिपीट कर रहे हैं हम। ठीक है, टॉपिक तो अलग है लेकिन काम में वही विधियाँ आती हैं। हमने अपोहन किया था एक अर्धपारगम्य झिल्ली को, इस तरीके से हमने काम में लिया था और इसके अंदर भरा था सोल या कोलाइडी सॉल्यूशन बोल सकते हो आप, और बाहर की ओर क्या रखा था, इस थैली को जल के अंदर लटका के रखा था और हमने कोलाइडी सॉल्यूशन को इस अर्धपारगम्य झिल्ली वाली थैली के अंदर भर करके और उस वाटर के अंदर लटकाया था। जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं वो वाटर के अंदर आ जाती हैं और कोलाइडी कण जो होते हैं वो उस थैली के अंदर शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं। ये तो था हमारा कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण हम कर चुके हैं, लेकिन इसी अपोहन विधि को बहुत समय के लिए करवा दिया जाए तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, सारे कोलाइडी कणों का क्या हो जाएगा, स्कंदन हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो सारी बाहर निकल जाएंगी
उस टाइम तो हमने शुद्धिकरण करवाया तो थोड़े समय के लिए अपोहन करवाया था, लेकिन इसी अपोहन को बहुत समय के लिए करवा दिया जाए तो क्या हो सकता है, स्कंदन या अवक्षेपण हो सकता है। तीसरा है पारस्परिक स्कंदन से, पारस्परिक स्कंदन से, स्कंदन द्वारा, पारस्परिक स्कंदन द्वारा। तीसरा मेथड है पारस्परिक स्कंदन द्वारा। हम क्या करते हैं, हमारे पास कोलाइडी सॉल्यूशन है, हमें पता नहीं है भी वो धनावेशित है या ऋणावेशित, ठीक है। तो विद्युत कण संचलन विधि को काम में लेकर के हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास कोलाइडी सॉल्यूशन धनावेशित है या ऋणावेशित। धनावेशित होगा तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, ऋणावेशित होगा तो वो धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। वो हम डिसाइड कर ही रखे हमने कि एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है। तो हमने क्या किया, उनके धनात्मक कणों या ऋणात्मक कणों का होने का पता लगा लिया। मान लो हमारे पास दो कोलाइडी सॉल्यूशन है, एक धनात्मक आवेश युक्त कोलाइडी सॉल्यूशन है, एक ऋणात्मक आवेश युक्त कोलाइडी सॉल्यूशन है। हम उन दोनों को आपस में मिक्स कर देते हैं तो एक दूसरे के विपरीत आवेश युक्त हो गए, एक दूसरे के विपरीत आवेश युक्त कोलाइडी सॉल्यूशन हो गए, और एक दूसरे के विपरीत आवेश युक्त कोलाइडी सॉल्यूशन को जब मिक्स कर देते हैं तो वो विद्युत उदासीन हो जाएंगे और वो वहीं पर इकट्ठे हो जाएंगे स्कंदित फॉर्म में। तो पारस्परिक स्कंदन द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, स्कंदन या अवक्षेपण करवा सकते हैं, यानी कि दो विपरीत आवेशित कोलाइडी सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया जाए तो स्कंदन की प्रक्रिया हो जाती है। अगला मेथड आता है क्वथन द्वारा, क्वथन द्वारा। क्वथन द्वारा का मतलब क्या हो गया, बॉइलिंग के द्वारा, बॉइल करेंगे हम उसको। तो कहने का मतलब है, क्वथन का मतलब कि हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है, हम उसको गर्म कर रहे हैं, गर्म करके उस सॉल्यूशन को वाष्प अवस्था में लाना। कोई भी सॉल्यूशन ले रहे हैं हम और उसको वाष्प अवस्था में लेकर आना, जिस पॉइंट पर वो पदार्थ वाष्प अवस्था में बदलना शुरू हो जाते हैं वो उसका क्वथन पॉइंट होता है, जिसको हम नोट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट से, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट वैसे भी हम पढ़ते हैं तो लिखा होता है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है, इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है। तो बॉइलिंग पॉइंट, अब क्वथन द्वारा मतलब हम बॉइलिंग पॉइंट तो निकाल चुके हैं, लेकिन हम क्या करें, उसको और ही ज़्यादा बॉईल करते जाएंगे, उसको बहुत ज़्यादा गर्म करते जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो द्रव पदार्थ है वो तो बॉईल हो जाएगा और जो कण है वो स्कंदित फॉर्म में हमें प्राप्त हो जाएंगे, जो कण है वो स्कंदित फॉर्म में हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी हम स्कंदन या अवक्षेपण करवा सकते हैं। अगला मेथड आता है विद्युत अपघट्य विधि द्वारा, विद्युत अपघट्य द्वारा। विद्युत अपघट्य का मतलब हमारे पास कोई कोलाइडी सॉल्यूशन है मान लो, और उसके अंदर क्या करें, कोई विद्युत अपघट्य मिला दें, तो वो विद्युत अपघट्य क्या करेगा, उस कोलाइडी सॉल्यूशन का स्कंदन कर देगा। जैसे मान लो हमारे पास आर्सेनिक सल्फाइड है AS2S3, ये क्या है, आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडी सॉल्यूशन आवेश युक्त है हमारे पास, और हम मान लो इसमें बेरियम क्लोराइड डाल दें तो Ba+2 रिएक्शन करके क्या करेगा, AS2S3 और 2 नेगेटिव और Ba+2 ऐसे प्राप्त हो जाएगा। और ये कंडीशन किसकी होगी, स्कंदन की या अवक्षेपण की होगी। ये कंडीशन किसकी होगी, स्कंदन या अवक्षेपण की होगी। तो इस तरीके से विद्युत अपघट्य मिला करके भी हम क्या कर सकते हैं, स्कंदन या अवक्षेपण कर सकते हैं, ठीक है। तो स्कंदन या अवक्षेपण करने की विधियाँ, पहली विधि थी विद्युत कण संचलन के द्वारा। विद्युत कण संचलन द्वारा हम धनावेशित या ऋणावेशित इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोडों का नहीं, धनावेशित और ऋणावेशित कोलाइडी सॉल्यूशन का पता लगा सकते हैं और उनका स्कंदन करवा सकते हैं। अपोहन द्वारा बहुत समय के लिए अपोहन की विधि को अपना दिया जाए तो स्कंदन या अवक्षेपण हो सकता है।
पार्श्विक स्कंदन द्वारा जब हमने विद्युत कण संचलन के द्वारा धनावेशित या ऋणावेशित कोलाइडी सॉल्यूशन का पता लगा लिया, हम उन दोनों को अगर मिक्स कर देंगे तो पार्श्विक स्कंदन के द्वारा हमें अवक्षेपण या जो स्कंदन है वो प्राप्त हो जाएगा। क्वथन द्वारा कोई भी कोलाइडी सॉल्यूशन है उसको बहुत ज़्यादा बॉईल कर दिया जाए, बहुत समय के लिए गर्म कर दिया जाए तो उससे भी क्या हो सकता है, अवक्षेपण या स्कंदन हो सकता है विद्युत अपघट्य द्वारा। इस विधि के अंदर भी अपने क्या करते हैं, कोलाइडी सॉल्यूशन लेते हैं और कोलाइडी सॉल्यूशन में एक विद्युत अपघट्य मिलाते हैं और वो विद्युत अपघट्य क्या करेगा, उस कोलाइडी सॉल्यूशन का अवक्षेपण या स्कंदन कर देगा। जैसे आर्सेनिक सल्फाइड लिया Ba+2 की प्रेजेंस में या बेरियम क्लोराइड इसके अंदर डालते विद्युत अपघट्य की जगह तो स्कंदन या अवक्षेपण हो जाता है। तो ये थी स्कंदन या अवक्षेपण की विधि। विद्युत अपघट्य मिलाने पर स्कंदन की प्रक्रिया किस तरीके से बढ़ती है, किस तरीके से घटती है, इसके अंदर एक हार्डी-सोल्जे का नियम लागू किया जाता है। उसकी चर्चा तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और उसके बाद में स्कंदन मूल्य या उर्णन मूल्य की, स्कंदन मूल्य या उर्णन मूल्य की बात करेंगे और बाकी टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप इस वीडियो को देखिए, चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। थ्योरी का टॉपिक है, आपके पास इसकी नोट्स की PDF भेज दी जाएगी। इससे पहले आपको सॉल्यूशन करवाया है उसकी PDF भी भेज रहे हैं हम, आज या कल में आपके पास पहुंच जाएगी। तो आप PDF से नोट्स को बना लीजिए, पढ़ लीजिए, लेकिन यहाँ से इस चीज़ को समझिए। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।